पार्ट 35। मैं लापरवाह नहीं हो सकता। पत्नी जी को महाराज खिड़की से तांका झांकी करते हुए नजर आते हैं, जिनके पंखे पर लिखा हुआ है संदिग्ध। पत्नी जी मन में कहते हैं ये महाराज हैं, ये पक्का राजकुमार से मिलने आए होंगे, पर ये चोरों की तरह खिड़की से क्यों ताका झांकी कर रहे हैं। महाराज राजकुमार के चरणों में फिसल कर गिर जाते हैं, तो राजकुमार जो पत्नी जी मन में कह रहे थे मुंह पर कह देते हैं, आप खिड़की से क्यों चोरों की तरह ताका झांकी कर रहे थे। राजकुमार हाथ देते हैं महाराज को, तो महाराज उत्तर देते हुए उठते हैं बेहद परेशानी से। हैंडसम बिल्कुल मेरी तरह, यानी कि मेरी तरह। तो महाराज कहते हैं हमें आपकी जख्मी हालत सबसे छुपा कर रखनी है, तो इसलिए मुझे महल की दीवारें कूद फांद कर ही आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा आया तो माँ को जरूर पता चल जाएगा, और अगर माँ को पता चल गया कि आप इतनी बुरी तरह से जख्मी हैं तो वो उड़ कर आ जाएंगी और सबको इस बात का पता चल जाएगा। तो राजकुमार बेहद हैरानी से कहते हैं आपने दीवार फांदी, आप तो ठीक से खिड़की पर नहीं चढ़ सकते, आपने महल की इतनी ऊंची ऊंची दीवारें फांदी ना। कभी नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होता है अगर राजा का भाई जो होता है वो उनसे उम्र में बड़ा होता है, तो बेइज्जती होना स्वाभाविक होता है, वो भी सबके सामने। महाराज के पंखे पर लिखा हुआ है गर्व, जो स्वयं पर वो कर रहे हैं, और महाराज अपनी दीवार फांदने की शूरवीरता भरी कहानी सुनाते हुए कहते हैं स्वाभाविक सी बात है कि मेरी प्यारी पत्नी ने मेरी मदद की। महारानी ने लकड़ी की सीढ़ी पकड़ी हुई है और वो कहती हैं जल्दी चढ़िए, मेरी बाजुएं दर्द करने लग गई हैं। और महाराज कह रहे हैं नीचे मत देखो डर नहीं लगेगा, नीचे मत देखो डर नहीं लगेगा, नीचे मत देखो डर नहीं लगेगा। और इस बात को जो राजमाता है उन्होंने देख लिया है, जिनसे छुपाने के लिए ये दीवारें कूदते फांदते फिर रहे हैं चोरों की तरह। हैशटैग नकम्मे महाराज। राजकुमार करते हैं अकेलेपन को दूर, जो कि पंखे पर लिखा हुआ है, और कहते हैं ठीक है, अब असली मुद्दे पर आते हैं। मैं जख्मी हूँ इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो जो काम मैंने तुमसे कहा था तो क्या तुमने उसका पता लगा लिया। तो महाराज कहते हैं सारे हमलावर मर चुके थे, तो हम उनसे कुछ भी पता लगाने में कामयाब नहीं हुए। तो जो आपने हमें बताया था कि उनके कमान साधारण नहीं थे, कुछ अलग थे, तो हमने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो राजकुमार उनको टोकते हुए कहते हैं मुझे कार्रवाई मत बताओ, सीधा मुद्दे पर आओ और नतीजा बताओ। तो महाराज बताते हैं जैसे कमान आपने बताए थे वैसे कमान तिरछे महान योंग राज्य की सेना के पास होते थे। ठीक से निरीक्षण करने पर हमने ये हिसाब लगाया है ये काम जिन परफेक्शन सेना का है। हो सकता है कि इस हमले के पीछे बागियों का हाथ हो। पत्नी जी कमरे के पास पहुंच गए हैं और मन में कहते हैं आज दवाई को बनने में थोड़ा ज्यादा समय ही लग गया, मुझे जल्दी से राजकुमार को दवाई देनी चाहिए। उन्हें राजकुमार की आवाज सुनाई देती है, ऐसा हो सकता है। पत्नी जी धीरे से दरवाजा खोलते हैं तो महाराज की आवाज सुनाई देती है। सोचा जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, अगर वो इस तरह से सामने आ रहे हैं इसका मतलब आपकी योजना काम कर गई, पर इसने आपकी पत्नी को थोड़ा खतरे में डाल दिया। अपने बारे में सुनकर पत्नी जी वहीं पर रुक जाते हैं। ये घातक हो सकता था आपकी पत्नी के लिए, आपको चिंता नहीं हुई। तो राजकुमार कहते हैं अपने शब्दों पर ध्यान दो, तुम किसे मेरी पत्नी कह रहे हो, वो बस एक मोहरा है जिसे मैं चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ उन्हें अपने छुपे हुए ठिकानों से बाहर निकालने के लिए। भला मैं क्यों उसके लिए चिंता करूंगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए खास है? अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो ये उसकी बदकिस्मती है। ये बात सुनकर बेचारे पत्नी जी को बहुत तेज झटका लगता है। वो वहीं पर रुक जाते हैं जैसे उनकी टांगों में चलने की क्षमता ही नहीं बची। हमारे महान योंग साम्राज्य में जो ताकतें छुपी बैठी हैं वो थोड़ी परेशानीजनक हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उन सब का खात्मा ना कर दूं। पर वो छुपने में बहुत माहिर हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे मारना मुश्किल है, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं। हालांकि मुझे भी अच्छे से जानते हैं कि ये मुझसे अलग है, कमजोर है, अपना बचाव ना कर पाने वाली स्त्री जिसे मैं दिल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिससे ये उनके लिए बहुत ही अच्छा, आसान और उत्तम निशाना साबित होता है, जिससे वो मुझसे आसानी से बदला ले सकते हैं। भला वो ऐसा मौका क्यों छोड़ते? पर हमें सिर्फ उनकी एक हरकत की जरूरत थी।
फिर हम उनके पैरों के निशानों का पीछा करते करते उन्हें उनकी बिल से खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। जब तक मैं अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक मैं उसकी सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करूंगा। ये बातें सुन पत्नी जी एकदम सहम जाते हैं। वो मन में कहते हैं, हाँ ये मेरी ही बुरी किस्मत है। उन्हें कुछ बातें याद आती हैं। राजकुमार कहते हैं, एक बार तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो हम दोनों कागजी पति पत्नी हो जाएंगे। किन कहता है, मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। राजकुमार जैसे दिखते हैं उससे कई बढ़कर हैं। वो इतने भी अच्छे और दयालु नहीं हैं। राजकुमार कहते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाने से पहले खुद को मूर्ख बनाओ। तुम बस एक मोहरा हो राजकुमार यान के घर का। इन सब बातों को याद करते हुए पत्नी जी मन में कहते हैं, आखिरकार सबसे ज्यादा बदकिस्मत मैं ही हूँ जो आपके द्वारा चुना गया। पत्नी जी की आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। हालांकि वो राजकुमार की योजना के बारे में पहले से जानते थे, पर लेकिन राजकुमार इस तरह से उनकी जान खतरे में डाल देंगे, ये वाकई में दुखदाई है। पत्नी जी वहां से भाग जाती हैं। महाराज जिनके पंखे पर हास्य लिखा हुआ है वो कहते हैं, मैं आपको बहुत लंबे समय से जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह से। आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको सच में उसकी कोई परवाह नहीं, तो फिर क्यों आपने उसके हिस्से का वार अपने ऊपर लिया? आपकी क्षमता और शक्ति के अनुसार आपके पास सैकड़ों तरीके थे उसकी जान बचाने के, पर आपने सबसे कम सोच समझ वाला मूर्खतापूर्ण वाला तरीका अपनाया। उसकी जान बचाने के लिए आपने अपने शरीर को ढाल बना दिया। महाराज के पंखे पर लिखा है, सच का राजा। इसका कारण सिर्फ एक ही है, आपका दिल उसकी चिंता में उलझा हुआ था। राजकुमार सफाई देते हुए कहते हैं, मैंने उसे बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसका मेरा मोहरा होने का असर खत्म हो जाए। इसका मेरी भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। असर से राजकुमार का मतलब है कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि उन्हें अपनी पत्नी से कोई प्यार नहीं है। और राजकुमार पूरा गुस्से में है, पर महाराज हंसते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे भाई तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, पर तुम्हारा मुंह हमेशा गलत जगह पर गलत बात कहने के लिए ही खुलता है। तुम हमेशा अपना मुंह गलत जगह पर अड़ाते हो। इतने में दरवाजा खुल जाता है। हाँ, ये खुद से दरवाजा कैसे खुल गया? हवा तो इतनी तेज नहीं है, तो या फिर दरवाजा ठीक से बंद ही नहीं किया था। ओ भाई, वहां देखिए, वहां पर वही पत्नी जी जो दवाई की कटोरी लेकर आ रहे थे, वो वहीं पर रखकर भाग गए थे। ये दवाई की कटोरी यहाँ किसने रख दी? दवाई की कटोरी के पास जो पर्ची पड़ी हुई है उस पर लिखा है, ठंडी होने से पहले पी लीजिए, और अगर ठंडी हो चुकी है तो उसमें नाक डुबोकर अपना दम खुद ही घोट कर मर जाइए। क्योंकि जैसी आपकी युद्ध कला का जो भी आपकी क्षमता और शक्ति है उसके आधार पर हम तो आपका कुछ कर नहीं सकते, तो खुद ही मर जाइए ना, सुसाइड कर लीजिए। ऐसे घटिया विचार, क्योंकि अब तो देखिए का पत्नी जी आपका जीना कैसे हराम करते हैं। वैसे आप बहुत लोगों को मार दिए होंगे, मार रहे होंगे, मार देंगे, परंतु पत्नी जी, अरे वो हमारे इन नाटक की हीरोइन, मेरा मतलब हीरो हैं, आप उनके जान कैसे खतरे में डाल सकते हो? कमाल हो गया, आज तुमने हमको बीच में टोका नहीं, लाइक सब्सक्राइब नहीं, गुस्सोड़ा तुमने, क्या बात है? चलो अब हमारी बात पूरी हो गई, तुम खत्म करो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ राजकुमार, मरने के लिए पूरी दवाई की कटोरी बर्बाद मत कीजिएगा, चुल्लू भर ही काफ़ी है। बाय बाय।